नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज बात कर रहे हैं हम लोग एक जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद की। अमेज़न पर एक मूवी आई है मिस्टर मिसअंडरस्टैंडिंग। उसमें भारत में वो फिल्म फ्री ऑफ कॉस्ट रिलीज नहीं हुई है, आप पैसे देके उसको देख सकते हैं $2। लेकिन सोचिए कि अमेरिका में लोगों ने इस फिल्म को बनाया है, अमेज़न पर उसको रिलीज किया है और उसमें जो कैरेक्टर है वो काफ़ी दिलचस्प है। भारत में तो आप बात भी नहीं कर सकते, खैर अमेज़न भी उसको रिलीज नहीं कर रहा है। लेकिन सोचिए उसमें क्या कहानी है। उसमें एक लड़का है जो भारतीय मूल का है और वो जनेऊ पहनता है। उसकी पत्नी विदेशी है। उसकी पत्नी पूछती है कि ये क्या तुमने आज पहन रखा है। वो कहता है कि ये स्पेशल चीज़ है जो सिर्फ हम पहन सकते हैं। उसने कहा हम? वो पूछता है भारत में कितने लोग इसको पहनते हैं। वो कहता है सिर्फ 3%, टोटल आबादी के 3% लोग पहनते हैं। वो पूछती है महिला, उसकी पत्नी है, विदेशी हैं, कि क्यों पहनते हो। तो वो कहता है कि हम लोग सुपीरियर हैं, अपर कास्ट हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, सुपीरियर हैं वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। वो कहती है क्यों, तुम सुपीरियर क्यों हो? क्या तुमने बल्ब खोजा है, साइकिल का आविष्कार किया है, कुकर खोजा है, वॉशिंग मशीन खोजा है, जहाज बनाया, क्यों सुपीरियर हो? कहता हम बाई बर्थ सुपीरियर हैं। कहता बाई बर्थ सुपीरियर हो मतलब 97% जो भारत में लोग हैं उससे तुम सुपीरियर हो एज ए कम्युनिटी। वो कहता है हाँ हम 97% लोगों से सुपीरियर। वो कहता है क्या इसे किसने, तो ये पोस्ट है सर किसने दिया? तो कहता है मनु धर्मा ने दिया है। सोचिए उसी सनातन व्यवस्था को हम लोग मान रहे हैं जिसको मनु धर्मा कहते हैं, जिसमें जातिवाद सबसे ऊपर है। जो भी सनातन व्यवस्था को मानता है उसको वर्ण व्यवस्था मानना पड़ेगा। अभी इस्कॉन का एक बच्चा जो ट्रेनिंग ले रहा है साधु बनने की, दुनिया भर में इस्कॉन फैला हुआ है। वो क्या कहता है कि शूद्र, अछूत, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण ये चारों एग्जिस्ट करते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण पढ़ा सकता है, क्षत्रिय उसमें रक्षा कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकता है, वैश्य जो है वो पैसा कौड़ी का हिसाब देख सकता है। लेकिन जो शूद्र है और जो अछूत है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? वो सिर्फ चौकीदार बन सकता है, प्यून बन सकता है। और इस देश में सचमुच यही हालत हो रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते, इस फिल्म को देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं सिर्फ ट्रेलर देखने के बाद। उसके बाद उसी का नाम है मिसअंडरस्टैंडिंग। यहाँ तक कि उस फिल्म में ये भी दिखाया गया कि किस तरह से जो भारतीय मूल के मर्द होते हैं वो महिलाओं को कितना कम दोयम दर्जे का स्थान देते हैं। सनातन धर्म में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि भारत में किसी समाज की हम तरक्की इस बात से नापते हैं कि उस समाज में कितनी ज़्यादा तरक्की है। सोचिए किस तरह से सती प्रथा थी, किस व्यवस्था में थी, बाल विवाह किस व्यवस्था में था। हम बाल गंगाधर तिलक साहब ने विवाह का विरोध किया था, बाल विवाह का। बाल गंगाधर तिलक साहब ने कांग्रेस को, रनाडे साहब को बहुत मानते थे बाबा डॉक्टर अम्बेडकर, क्योंकि वो जाति व्यवस्था में सुधार चाहते थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक साहब ने महिलाओं की एक महिला की बच्ची हो गई थी कम उम्र में शादी की वजह से, उसकी मौत के बाद शादी की जब उम्र बढ़ाई जा रही थी तो उन्होंने उसका विरोध किया था। तो ये फिल्म कई सारी कहानियाँ कहता है जो आपको समझना पड़ेगा और बहुत अहम कहानी है, आप लोग को भी समझना चाहिए। और मैं फिर इसलिए कहता हूँ कि इस देश के जो जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग हैं वो विदेश में भी सूटकेस जाति में भर के ले जाते हैं। और भारत में सभी समस्याओं का जो जड़ है वो जातिवाद है। ये बात समझना पड़ेगा। और पूरी दुनिया में लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन भारत में हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं और उसी व्यवस्था को और बनाया। जी हाँ, भारत में सभी समस्याओं का मूल जातिवाद से जुड़ा है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि ये जातिवाद के अंतर्गत ही कुछ खास पूंजीपति वर्ग को ही मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री हों चाहे कोई भी हो, उनकी पॉलिसी जो फ्रेमिंग होती है, जिस तरीके वो पॉलिसी फ्रेमिंग करते हैं, उससे एक खास वर्ग को और एक गिने चुने तबके को ही फ़ायदा होता है। और आप देखेंगे कि देश में त्रासदी हुई, कोविड-19 की त्रासदी हुई, नोटबंदी हुई, वित्तीय हालत चौपट हो गए, जीडीपी देश की गिर गई, लेकिन अंबानी या दूसरे जो पूंजीपति थे उनकी संपत्ति में कोई भी दिक्कत नहीं आई, उनकी संपत्ति बढ़ती चली गई। और जिन लोगों ने लोन लिए थे, जिन पूंजीपतियों ने, डिफ़ॉल्टरों ने लोन लिए थे, वो आराम से देश छोड़कर चले गए। देखिए, देश छोड़कर चले नहीं गए, वो भगाए गए हैं। आप खुद जानते हैं कि किसी भी सरकार के लिए एयरपोर्ट से किसी भी व्यक्ति को उठाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इन लोगों को जाने दिया गया। क्यों जाने दिया गया? क्योंकि एक ख़ास वर्ग के पूंजीपतियों को मजबूत किया
गया। और उस खास वर्ग के जो पूंजीपति उनकी जाति क्या है, आपने कभी गौर किया है? क्या आप कभी किसी SC ST OBC के व्यक्ति के पास चार्टर्ड प्लेन मिलेगा आपको, या इतना बड़ा कारोबार मिलेगा उसका? तो आप ये बात जान लीजिए कि इस देश में पूंजीपति व्यापारी लोगों की जाति होती है, और वो एक ख़ास जाति के ही लोग होते हैं, और उन्हें मजबूत किया जाता है। और यही बात है कि सारी समस्याओं का मूल इसी में छुपा हुआ है। जब एक ख़ास वर्ग के तबके को ही मजबूत किया जाता रहेगा तो उसमें इनसिक्योरिटी की भावना आती है। और देखिए किस तरीके से देश लूट कर वो भाग रहे हैं, क्योंकि दूसरे तबके को आपने मजबूत ही नहीं किया, दूसरे तबके को आपने भीख मांगने के लिए मजबूर करने पर छोड़ दिया। और यही आपकी नीति थी, यही RSS की भी नीति थी कि देश की बहुसंख्यक जनता के हाथ में पैसा कभी नहीं जाना चाहिए, कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ही पैसा जाना चाहिए। और इसको ही आप राष्ट्रवाद कहते हैं? देश की बहुसंख्यक लोगों को गरीब बनाने को आप राष्ट्रवाद कहते हैं? ये किस तरीके का राष्ट्रवाद है आपका? अरे राष्ट्रवाद तो वो होता है जिसमें राष्ट्र के सभी लोगों का विकास किया जाए, ये नहीं कि राष्ट्र के कुछ बनियों या पूंजीपतियों का विकास करके छोड़ दिया जाए। और अगर इसी तरीके से होता रहा तो कभी भी देश का विकास नहीं हो सकता। और देश की तरक्की तभी संभव है जब राष्ट्र के सभी लोगों को भागीदारी दी जाए, सभी लोगों को उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, तभी एक राष्ट्र विकास कर सकता है। और जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि जातिवादी या मनुवादी लोगों की मानसिकता इतनी मैली और इतनी घटिया मानसिकता होती है कि अगर विदेश में भी वो लोग बस जाते हैं तो विदेश में भी अपनी घटिया मानसिकता को नहीं छोड़ पाते हैं। तो किस तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है, हालांकि इस फिल्म को भारत में रिलीज़ नहीं किया गया है, इसको आप अमेज़ॉन प्राइम वीडियो की सब्सक्रिप्शन पे खर्चा करके इसे इंटरनेट पर देख सकते हैं, जो कि सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम इस फिल्म को डाउनलोड करके जो है आप लोगों तक पहुंचाएं। फ़िलहाल आप देखिए कि शंभू कुमार भाई इस वीडियो में आगे क्या बता रहे हैं। संविधान ने कहा था कि हम सेकुलर होंगे, धर्म हमारा निजी मामला होगा, लेकिन इस फिल्म ने सब कुछ कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। हम इसकी ट्रेलर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट कंटेंट है, लेकिन ये पूरी कहानी इसी तरह से है। नीचे लिंक दिया जाएगा जरूर, इस फिल्म को आप देख सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि भारत में इसको रिलीज़ नहीं किया गया है। आप लोगों को कैसा लगा, इस फिल्म को जरूर देखिए, इस ट्रेलर को जरूर देखिए, और सांस्कृतिक बदलाव के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि एक बहुजन स्टोरीज के नाम से बहुजन स्टोरीज ऐप लाए हैं। उस ऐप के माध्यम से आप तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी की कहानियाँ देख सकते हैं, गुरु नानक साहब के बारे में जान सकते हैं, फूले कबीर रविदास संत घासीदास महाराज जो कहते थे मानव मानव एक समान। तो तमाम जो बहुजन स्टोरीज है, तमाम जो बहुजन आइकॉन है, चाहे वो सम्राट अशोक हो, चाहे वो मौर्य वंश हो, चाहे सेलुकस हो, कैसे घनानंद की कहानी जान सकते हैं, कैसे इस देश में झलकारी बाई झांसी रानी से ज़्यादा बहादुर थी, कैसे इस देश में मतादीन भंगिनी 1857 की क्रांति, कैसे सीधो कान्हो और तिलका मांझी सबसे पहले क्रांतिकारी थे, कैसे उनको गुमनाम किया गया, कैसे इस देश में लाखों लोग अंग्रेजों से लड़ते हुए उदा देवी पासी से लेकर तमाम लोगों ने अपनी संपत्ति कुर्बान की। इस देश में आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा मरने वाले लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं, जो उस समय अछूत शूद्र और मुसलमान थे, लेकिन उनको कैसे आज़ादी की लड़ाई से गुमनाम कर दिया गया, कैसे हिरन के शिकार करने वाले लोगों ने शिकारी की तो गाथा लिखी लेकिन हिरन की गाथा नहीं लिखी। तो ये तमाम चैलेंजेज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसीलिए हम ये कहानी लेकर आए हैं। और इस तरह की फिल्में आपको देखने को मिलेंगी, इस तरह की कहानियाँ देखने को मिलेंगी। इसलिए बहुजन स्टोरीज अभी ये iPhone iOS पर नहीं है, लेकिन ये गूगल प्ले स्टोर में है। जो एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, सैमसंग, तमाम फ़ोन जो इस्तेमाल करते हैं जो एंड्रॉयड से चलता है, सिर्फ आईफोन एप्पल का फ़ोन छोड़ के बाकी तमाम लोग जब आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर में और बहुजन स्टोरीज डालेंगे तो ये आपको ऐप आएगा, इसको ज़रूर आप लोग डाउनलोड कीजिए और तमाम अपनी कहानियाँ जो खुदाई हो रही है, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदारो हो, चाहे सम्राट अशोक हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, वो तमाम राजाओं की कहानी जो इक्वालिटी, फर्टर्निटी, समानता के लिए लड़े, डॉक्टर अम्बेडकर की पूरी कहानी, संविधान की कहानी, तमाम आपके हक अधिकार की कहानी हम उस पर डल रहा है। नेशनल दस्तक का इनिशिएटिव है। जो लोग हैं वो दिन रात मेहनत करके आपके लिए वो कहानियाँ, सारी कहानियाँ ला रहे हैं। सोचिए, हम सरकार में तो है नहीं कि सिलेबस लागू कर सकते हैं। हम व्यवस्था आज इस देश में एक आदिवासी के अलावा कोई भी बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी सत्ता में नहीं है।
तो शुक्र है कि ये सोशल मीडिया, और मैं इसलिए कहता हूँ सोशल मीडिया ही भोजन मीडिया, और सोशल मीडिया की ताकत है कि अमेजन पर इस तरह की मिस्टर मिसअंडरस्टैंडिंग फिल्म आता है, मिस्टर मिसअंडरस्टैंडिंग, और उसी तरह से सोशल मीडिया की वजह से, ऐप की वजह से हम लोग भोजन स्टोरीज लाए हैं। आप इसको जरूर डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। Today all the Indians are wearing their sacred thread. No, this is not for all Indians. तो यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है फिल्म में कि ये भारतीय व्यक्ति है, एक ब्राह्मण व्यक्ति है जो विदेश में रहता है और विदेश में ही ये विवाह करता है एक विदेशी महिला से। तो महिला पूछ रही है कि क्या सारे भारतीय ही जो तुमने पहना हुआ है ये धागा सा जो है जिसको तुम जनेऊ कहते हो, क्या सारे भारतीय पहनते हैं? तो ये व्यक्ति बता रहा है कि नहीं, ये सिर्फ हम ब्राह्मण ही इसे पहनते। आगे देखते हैं। Then Only for us. us. Sorry, I can't understand. Only we Brahmins wear this one. How many people in India wear this? अब यहाँ पर ये महिला कहती है, यहाँ पर ये व्यक्ति कहता है केवल हमारे लिए ही ये जनेऊ है और किसी भारतीय के लिए नहीं है। तो ये महिला एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि ऐसी अनोखी प्रथा के बारे में सुनकर तो देखिए हर कोई चौंक जाएगा। तो ये महिला पूछती है कि भारत देश में कितने लोग हैं जो इसे पहनते हैं। तो अब देखते हैं कि ये व्यक्ति आगे क्या I कहता है। think about 3% of the total population. Why are you wearing this? We Brahmins are superior. तो ये व्यक्ति यहाँ पर जैसा कि जवाब दे रहा है कि 3% लोग ही हैं भारत में, हम लोग मतलब ब्राह्मण लोग केवल 3% हैं जो इसे पहनते हैं। तो इसकी पत्नी इससे पूछती है कि तुम इसे क्यों पहन रहे हो, तुम इसे क्यों पहनते हो? तो ये व्यक्ति क्या We are जवाब in देता है? community. Community? Caste. There are so many castes in India. तो We थोड़ा सा are पीछे करते हैं इसे caste. There are so many castes in India. कि इसने क्या कहा। We Brahmins are superior in community. Community? यहाँ पर ये साफ साफ कह रहा है, ये मनुवादी मानसिकता को जाहिर कर रहा है और कह रहा है कि हम ब्राह्मण जो हैं वो सारे समाज में सुपीरियर हैं, मतलब कि श्रेष्ठ हैं। सुपीरियर का मतलब है कि श्रेष्ठ हैं, दूसरे लोगों से श्रेष्ठ हैं। Caste. There are so many castes in India. We are a forward and superior caste. That's why we wear it. Did your Brahmin caste invent the electric bulb? अब यहाँ पर ये व्यक्ति बता रहा है कि भारत में बहुत सारी जातियाँ हैं। हालांकि जातियों का कॉन्सेप्ट तो देखिए ब्राह्मण ही लेकर आए थे, वरना सभी मानव जाति होती है, केवल मानव जाति ही एक जाति होती है और उसी के अंतर्गत सब लोग आते हैं और सभी लोग समान थे। लेकिन ब्राह्मणों ने एक नई ही चाल चल के देश की जनता को कई जातियों में विभक्त कर दिया, जैसे कि और उनके पेशों से उन्हें विभाजित किया गया। जैसे कि धोबी भी आज जाति ही कही जाती है। माली, देखिए माली, अब माली का काम कोई करे ना करे लेकिन वो है माली जाति से। और धोबी इसी तरीके से, धोबी का काम कोई करे ना करे, भले ही वो आज नौकरी कर रख के डॉक्टर बन गया हो, लेकिन नहीं, आज वो धोबी ब्राह्मणों की नज़र में धोबी ही रहेगा। और इस तरीके से आप किसी भी गांव में चले जाइए। मैं एक गांव में अभी अपने दोस्त की शादी में गया तो वो मैं किसी से रास्ता पूछ रहा था तो व्यक्ति मुझसे कहने लगा कि तुमको कहाँ जाना है, हरिजनों में जाना है, त्यागियों में जाना है, जाटों में जाना है। तो इस तरीके की बात वो व्यक्ति मुझसे कर रहा था, तो मुझे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिर ब्राह्मण बाहुल्य लगा था, इसलिए मैं चुपचाप ज़्यादा कुछ ना बोलकर सीधे मैंने पता पूछा और अपना चलता बना। तो इस तरीके से ये जो जातियों का कॉन्सेप्ट ब्राह्मण ही लेकर आए थे। और यहाँ यह व्यक्ति ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हम बहुत सारी जातियाँ हैं और सभी जातियों में केवल ब्राह्मण ही एक ऐसी जाति है जो सुप्रीम है, यानी कि जो श्रेष्ठ है, जो सबसे ऊपर आती है वर्ण व्यवस्था में। Oh, No, did your community people invent the airplane? no, Did your people invent computers? no. Motor car? Bicycle? यहाँ पर इस व्यक्ति की जो विदेशी महिला पत्नी है, जो विदेशी पत्नी है, वो यहाँ पर ये पूछती है कि तुम कहते हो कि तुम खुद को सुपीरियर कहते हो, क्या तुमने एरोप्लेन का आविष्कार किया? तो ये व्यक्ति जवाब देता है नहीं। क्या तुमने बल्ब का आविष्कार किया? तब भी ये व्यक्ति जवाब देता है कि नहीं। साइकिल का
या फिर मोटरसाइकिल का किया, तब भी ये व्यक्ति जवाब देता है नहीं। अब आगे देखते हैं। Oh, No, nothing. then how you be superior? We are the representatives of God. तो ये व्यक्ति जवाब देता है कि हमने ऐसा कोई भी आविष्कार नहीं किया है, हमने ना तो बल्ब का आविष्कार किया है, ना ही मोटरसाइकिल का, ना एरोप्लेन का। तो ये इसकी पत्नी जो है, विदेशी पत्नी, ये पूछती है कि फिर आप सुपीरियर कैसे हो? तो यह व्यक्ति कहता है कि हम गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, यानी कि हम भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बताइए, भगवान का कोई प्रतिनिधित्व कर सकता है क्या? भगवान का प्रतिनिधित्व करने के कारण ही ये पंडे पुजारी बीच में आ गए और लोग इन्हें दान देने लगे, इनकी सेवा करने लगे। हालांकि जो रविदास और कबीर ने मार्ग दिखाया था कि भगवान की पूजा करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसी कबीर और रविदास की वाणी से ये लोग चिढ़ते हैं। और इसीलिए कबीर और रविदास सच्चे मायनों में एक बहुजन नायक हैं, जिन्होंने बीच के किसी भी माध्यम को, जो भगवान की पूजा करने का बीच का माध्यम है, उसको ख़त्म करने का उन्होंने संदेश दिया था और कहा था कि ईश्वर की पूजा के लिए किसी प्रकार के पंडे, पुरोहित या ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति साफ कह रहा है कि ये वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड से साफ जाहिर होता है कि ये अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है और बताना चाहता है कि भगवान का सीधे हमसे संपर्क है। और मजाक के लहजे में कहा जाए कि ब्राह्मण की जो एक चोटी होती है, जो कि एक कटवा लेते हैं, उसे हम बहुजन के तंज में अक्सर एंटीना कह दिया करते हैं, जिसका संपर्क सीधे भगवान से है। तो ये तो खैर मजाक की बात हो गई। आगे देखते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है। Are you the sales rep of the gods? Who gave you this post? What post? You told me that. अब यहाँ पर ये विदेशी महिला कहती है कि अगर आप भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हो तो आपको कोई पोस्ट मिली होगी, और ये पोस्ट आपको किसने दी? ये प्रश्न पूछती है। Brahmin post. Is it a president post? No, it's more than a president's post. अब ये महिला यहाँ पर पूछती है क्या ये राष्ट्रपति की जो पदवी है उससे भी ऊंची पदवी है? तो यहाँ ये व्यक्ति जवाब देता है कि हाँ, ये प्रेसिडेंट की पोस्ट से भी बड़ी पदवी है, जो पदवी हमें मिली है, जो कि भगवान के प्रतिनिधि होने की पदवी है। तो ये यहाँ पर यह कहता है कि यह पदवी उससे बड़ी पदवी है। Who had given this post to you? We are supreme by birth. How can one be? यहाँ पर ये व्यक्ति कह रहा है कि वी आर सुप्रीम बाय बर्थ, यानी कि जन्म से ही हम श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ इसकी पत्नी इससे प्रश्न पूछती है कि जन्म से भला कोई कैसे श्रेष्ठ हो सकता I'm है superior by birth than others. दूसरों की Is it तुलना other people are non-superior? Yes. में। यहाँ पर ये विदेशी महिला पूछती है क्या दूसरे लोग जो है वो नॉन सुपीरियर हैं? तो ये व्यक्ति जवाब देता है हाँ। मतलब इस व्यक्ति में मनुवाद की भावना इतनी कूट कूट कर भरी हुई है कि बस जो इसे समझा दिया गया है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी की ढपली यहाँ पर ये राग उसी का आलाप रहा है। Who told? Our holy books. Which book is that? Manu. अब यहाँ पर ये प्रश्न पूछती है इसकी पत्नी कि ये किसने बताया कि आप जो है श्रेष्ठ हो, अपनी कम्युनिटी में श्रेष्ठ हो दूसरे लोगों से, और आपकी प्रेसिडेंट से भी ऊंची पोस्ट है, किसने बताया? तो ये व्यक्ति कहता है कि हमारी जो पवित्र ग्रंथ हैं, हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, उनमें ऐसा लिखा हुआ है। तो ये पत्नी पूछती है कि कौन सा ग्रंथ? तो ये व्यक्ति जवाब देता है कि मनुधर्मा या मनुस्मृति। सीधे तौर पर मनुधर्मा से जो संबंधित है वो मनुस्मृति का ही है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि ब्राह्मण जो है भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को ना तो दंड मिलेगा, ना ही ब्राह्मणों के अधिकार जो होंगे वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिए जाएंगे। तो ये सारी बातें जो हैं इस फिल्म में दिखाने का प्रयास किया गया है। Dharma. So your holy book says 3% are superior and 97% are non-superior. यहाँ पर ये विदेशी महिला कहती है कि तो तुम्हारा जो धार्मिक ग्रंथ है वो ये कहना चाहते हैं कि 3% ही जो है श्रेष्ठ हैं और बाकी 97% जो है वो नॉन सुपीरियर हैं, जो कि थोड़े से दोयम दर्जे के नागरिक हैं। क्या ये कहना चाहती हैं? What a shit holy book is that? कितनी वाहियात जो है पवित्र ग्रंथ हैं तुम्हारे। और ये जो है थोड़ा सा हिस्सा था इस वीडियो का। अब आप बताइए कि ये आपको किस तरीके से आपको समझ में आया है। तो इसके माध्यम से देखिए ब्राह्मणी व्यवस्था पर एक प्रहार किया गया है, ब्राह्मणी व्यवस्था की पोल खोलने का प्रयास किया गया है, जो इसमें साफ दिखाई देता है।
हालांकि देश में संविधान लागू है, लोकतंत्र लागू है, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों की जो मानसिकता है वो अब भी यही है कि वे सुपीरियर हैं और संविधान इस चीज़ को नहीं मानता। देखिए, सीधे सीधे संविधान कहता है कि जाति, वंश, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, जन्म स्थान के आधार पर, लेकिन ब्राह्मणों के मन में अभी भी ये बात है कि वो सुपीरियर हैं। तो संविधान और ब्राह्मणवाद ये कभी साथ मिलकर नहीं चल सकते, और अगर संविधान लागू रहेगा तो ये ब्राह्मणवाद के लिए खतरा साबित रहेगा। इसलिए ब्राह्मणी जो सत्ता है, जो सत्ता आरएसएस से प्रेरित है, वो हमेशा यही चाहेगी कि संविधान को किसी भी तरह से, हालांकि संविधान को अगर ये कहेंगे कि ख़त्म कर दें तो ऐसा तो कोई एकदम से सीधे सीधे नहीं कह सकते, क्योंकि एकदम विरोध हो जाएगा, लेकिन उसे निष्क्रिय बनाने की प्रक्रिया जरूर ये कर रहे हैं। आप देखते होंगे किस तरीके से दिल्ली में दंगे होते हैं या किस तरीके से दलितों पर कभी भी हिंसा हो जाती है, उसमें कोई ख़ास ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं की जाती और दो दबंग हैं उनके हौसले हमेशा बुलंद ही रहते हैं। तो सब ये क्या है? ये संविधान के कमज़ोर होने का ही तो उदाहरण है। अगर संविधान हो और आर्टिकल 15 के हिसाब से ही देश चलने लगे पूरी तरीके से, तो इस तरह का भेदभाव हो ही नहीं सकता। और जो सत्ता बिल्कुल संवैधानिक रूप से जो सत्ता चलेगी वो इस तरह का भेदभाव कभी बर्दाश्त ही नहीं करेगी। लेकिन चूंकि ऐसा व्यवहार बर्दाश्त किया जा रहा है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि संविधान को निष्क्रिय करने की पूरी तरीके से यहाँ पर मंशा इस सरकार की दिखाई देती है। आगे आपसे मैं इसी तरह से रूबरू होता रहूँगा। अभी के लिए धन्यवाद।